अब हम तीसरा प्रकार कोशिका विभाजन का अर्धसूत्रीय विभाजन की बात करेंगे, जिसको मेयोसिस सेल डिवीजन या रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री से आप इसके शब्दों से ही आप समझ पा रहे होंगे कि अर्धसूत्री सूत्र यानी गुणसूत्र की संख्या आधी होना। जैसे हमने समसूत्री में क्या बात की थी कि पेरेंट सेल के इक्वल जो है डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, समान होते हैं, इसलिए वहाँ समसूत्री का नाम दिया गया था। यहाँ क्या कह रहे हैं, अर्धसूत्री। अर्ध का मतलब है कि जो पेरेंट सेल है वो जब विभाजित होगी तो उसकी जो डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें सूत्रों की संख्या यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो अब हम इस अर्धसूत्री विभाजन को देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहना चाहिए कि जो लैंगिक जनन जिनमें होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो है ये इस तरीके का विभाजन होता है, यानी अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन जो है वो किन में होगा, जनन अंगों में होगा। जैसे हमने पहले बात की थी कि समसूत्री विभाजन केवल सोमेटिक सेल्स में होता है। तो अब सोमेटिक सेल्स को छोड़कर जनन अंगों में जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन में यदि हम बात करें कि जो लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं उनमें दो तरीके के गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स बनता है और फीमेल गैमेट्स बनता है। अब इन दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जायगोट बनता है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बात जो हमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो जो पेरेंट्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स थी यानी जनरेटिव सेल्स थी उससे जो है वो गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और आपको याद भी होगा कि जब हम गैमेट्स को जब हम बनाते हैं, लिखते हैं, तो एन नंबर से शो करते हैं, यानी एन जो है वो हैप्लॉइड नंबर कहलाता है। और ये एन और एन जो है मिलकर फिर जायगोट बनता है, तो वो 2n यानी डिप्लॉइड नंबर हो जाता है। तो अब यहाँ पर विचार करने वाली बात ये है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, उनके पेरेंट सेल के हाफ हो गई यानी आधी हो गई। और फिर जब जायगोट बना तब उसमें 2n यानी कि डिप्लॉइड नंबर हो गया और ये नंबर जो है उनके पेरेंट सेल के इक्वल हो गया। अब यदि ये इस तरीके का विभाजन यदि ना हो जिनमें लैंगिक जनन होता है, तो यदि ये गैमेट्स में भी आप सोच के देखिए कि यदि पेरेंट सेल के इक्वल ही यदि डॉटर सेल्स में भी यदि क्रोमोसोम नंबर संख्या समान हो तब क्या होगा। तो चलिए हम इसको एक उदाहरण के जरिए देखते हैं। आप सभी जानते हैं ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आप जानते हो, मेल में टेस्टिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल में ओवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इनमें जो जनरेटिव सेल्स हैं इनमें क्या होगा, ये डिवीज़न होता है। तो यदि इस डिवीज़न के जरिए यानी कि जो गैमेट्स बन रहे हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन रहा है, यानी कि स्पर्म एंड जो ओवम बन रहा है, इसमें यदि कि गुणसूत्रों की संख्या इनके जनरेटिव सेल्स में कितनी होंगी, 46 ही होंगी। तो इनके यदि इक्वल ही रहे तो गैमेट्स में यदि 46 ही रहेगा तो जायगोट में कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। तो अपने पेरेंट सेल के ये क्या हो गई, दुगनी हो गई, डबल हो गई। और इस तरीके से फिर ये जब नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, फिर दुगनी होती जाएगी। इस तरीके से ये पूरा प्राकृतिक जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। और आपको ये जो है एक महत्वपूर्ण बात है, ये जानना है कि हर एक जीव की जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है और वो स्थिर होती है, वो कभी नहीं बदलती। तो कुछ हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो क्या क्या हैं। आपने कोशिका वाले चैप्टर में भी आपने इसको पढ़ा होगा, तो अभी हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हैप्लोपेपस ग्रैसिलस है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 4 होता है। ऑफियोग्लासस रेटिकुलेटम है, इसमें 1260 होता है। ओराइजा सटाइवा जो राइस का बॉटनिकल नेम है, इसमें जो है 24 होता है। और ट्रिटिकम एस्टिवम जो गेहूं का बॉटनिकल नेम है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 42 होता है।
और ह्यूमन बीइंग में आप जानते हैं 46 है, ऐसे ही मंकी में जो है वो 42 है और डॉग में जो है वो 78 है। तो ये क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो हर एक जाति के स्पेसिफिक होते हैं। इवन आप यदि आप गौरिल्ला चिंपैंजी को भी थोड़ा और इसको आप सर्च करेंगे, आप पता करेंगे कि इनमें कितने कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो ये स्पेसिफिक नंबर और ये जो स्थिरता है वो केवल मियोसिस डिवीजन के बदौलत ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बनी रहती है। तो जैसा अभी मैंने बात की कि यदि ये पेरेंट सेल के इक्वल यदि हो जाए तो जायगोट में डबल हो जाएगा, फिर आगे वो बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से कि मियोसिस डिवीजन में अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो रहा है कि सूत्रों की संख्या क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है, जिसके कारण जो है वो विशिष्टता या जो वो स्थिरता है वो बनी रहती है। तो इसके इतिहास के बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले अगस्ट वीजमैन ने रिप्रोडक्टिव सेल्स में इस तरह के विभाजन को देखा था और फॉर्मर एंड मोरे ने इस विभाजन की विशेषता के आधार पर इसका नाम जो है वो मियोसिस सेल डिवीजन या रिडक्शनल सेल डिवीजन रखा था। जैसे रिडक्शनल का मतलब है कि न्यूनकारी यानी कम हो जाना, तो इसका मतलब है कि इस वाले विभाजन में जो पेरेंट सेल होती है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो जब ये डिवाइड होती है तो जो डॉटर सेल्स बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कम हो जाती है या कहना चाहिए आधी हो जाती है, इसलिए इसका नाम अर्धसूत्री रखा गया। जैसे मैंने पहले भी बात की, आप यदि बायोलॉजी के टर्मिनोलॉजी को देखेंगे तो टर्मिनोलॉजी में ही इसका सेंस रहता है, तो इस आधार पर आप इसका बहुत सारी जो है व्याख्या कर सकते हैं। तो अर्धसूत्री का मतलब है सूत्र माने गुणसूत्र और अर्ध का मतलब आधा है। ऐसे ही हमने पहले बात की थी समसूत्री की, तो समान सूत्र मतलब जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम या गुणसूत्र होंगे उतने ही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स में होंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अर्धसूत्री की, तो इसका मतलब है कि पेरेंट सेल के आधे जो हैं वो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर होंगे। ये जो डिवीज़न है ये दो प्रकार का होता है, जिसमें पहले जो है हम इसको हेटेरोटॉपिक डिवीज़न कहते हैं और दूसरे को हम होमोटाइपिक डिवीज़न कहते हैं। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसको हम देखेंगे। और ये दो फेज़ में होती है, पहला मियोसिस 1 और दूसरा जो है मियोसिस 2 में। तो मियोसिस 1 जो है वो हेटेरोटाइपिक डिवीज़न कहलाता है। इसमें क्या होता है कि समजात जो गुणसूत्र होते हैं वो आगे हम प्रोसेस में देखेंगे, पेयरिंग करते हैं और फिर वो अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के कारण जो है जो उनसे जो कोशिका बनती है यानी न्यू डॉटर सेल्स बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसको हेटेरोटाइपिक डिवीज़न कहते हैं। और दूसरा जो है होमोटाइपिक डिवीज़न है यानी मियोसिस 2 है, और मियोसिस 2 जो है सेम माइटोटिक सेल डिवीज़न के समान ही होता है, इसलिए इसको होमोटाइपिक कहते हैं। अब हम इस मियोसिस सेल डिवीज़न के यदि बहुत सारी स्टेजेस हैं उसको यदि हम एक नज़र इस तरीके से फ्लो चार्ट में देख लें तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। तो मियोसिस 1 है, फिर इंटरफेज़ है, इंटरकाइनेसिस भी बोलते हैं, और फिर मियोसिस 2 है। तो मियोसिस 1 में आप जैसे देख रहे हो कि सबसे पहले क्या आएगा कि इंटरफेज़ आएगा। हमने समसूत्री विभाजन में भी बात की थी कि कोशिका चक्र होता है, कोशिका चक्र में जो है जीवन एस फेज़, G2 फेज़ होती है और फिर M फेज़ आती है। तो इस तरीके से ये एक इनकी प्रिपरेटरी फेज़ रहती है। प्रिपरेटरी फेज़ में कोशिका जो है विभाजन के लिए तैयारी करती है, तो इसमें भी ये इंटरफेज़ जो पहले हो जाता है, इसके बाद M फेज़ आती है यानी डिवीज़न की फेज़ आती है। तो डिवीज़न की फेज़ में जो है वो कैरियोकाइनेसिस पहले होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि केंद्रक का विभाजन। अब कैरियोकाइनेसिस में इसकी फेजेस देखें तो प्रोफेज़ 1 है, मेटाफेज़ 1 है, एनाफेज़ 1 है और टीलोफेज़ 1 है। ये आप 4 फेजेस देख रहे हो। अब प्रोफेज़ फेज़ में भी आप जैसे देख रहे हो इसकी भी उप अवस्थाएँ हैं, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है, डिप्लोटीन है और डाइकाइनेसिस है। तो ये इसकी सब अवस्थाएं हैं,
इसको हम एक एक करके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया मियोसिस 1। फिर इंटरफेज होगा, वो बहुत छोटा सा कहना चाहिए, बहुत कम समय, बहुत कम अवधि के लिए ये फेज़ आती है। और फिर यहाँ जैसे देख रहे हो कि साइटोकाइनेसिस भी है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ कोशिकाओं में कहना चाहिए कि मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। बट यदि नहीं होता है तो ये सीधे जो है वो डायरेक्ट मियोसिस सेकंड में एंटर कर जाते हैं गुणसूत्र जो है। तो मियोसिस सेकंड में यदि हम देखें तो इसमें भी कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी केंद्रक का विभाजन होगा। अब यहाँ आप गौर करेंगे कि केंद्रक का जो है 2 बार विभाजन हो रहा है। पहले मियोसिस 1 में हो रहा है, वो पूरी फेज़ के अनुसार डिवाइड हो जाएगा, और फिर मियोसिस 2 में भी कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी कि केंद्रक का विभाजन हो रहा है। तो उसके भी फेजेस हैं। उसकी फेजेस क्या है? प्रोफेज सेकेंड, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोफेज 1 बोल रहे थे, अब यहाँ प्रोफेज सेकेंड आएगा, मेटाफेज सेकेंड है, एनाफेज सेकेंड है और टीलोफेज सेकेंड है। और इसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस होगा। ये साइटोकाइनेसिस जो है डेफिनेटली हर मियोटिक सेल डिवीज़न में होता है। जैसे मैंने पहले बात की थी कि पहले का जो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न है, यानी मियोसिस 1 के बाद जो होता है, मे बी वो हो सकता है और मे बी वो नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से ये इनकी फेजेस हैं। तो इसको समझने के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि जो मियोसिस 1 है वो किस तरीके से होता है। ये बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है, और अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो इसके आते ही हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में जो पहला डिवीज़न है मियोसिस 1 जो है, चूँकि ये हेटेरोटाइपिक हो रहा है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जा रही है। तो इस मायने से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है पहले हम इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस में जीवन जो G2 की हमने बात की, इसमें एस फेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए का एप्लीकेशन जो है वो इसी अवस्था में होता है, और जो डुप्लीकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के ज़रिए होता है। ये मेथड जो है वो आप अगली क्लासेस यानी क्लास 12th में इसके बारे में बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। इसमें जो है डीएनए में बहुत सारे रेप्लिकेटिंग यूनिट्स होती हैं, और इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, जिसके ज़रिए ये जो है रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। इसके भी प्रोसेस को आप जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर इतना जानना ज़रूरी है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो वो होती है। हमने समसूत्री विभाजन में भी देखा था, वहाँ भी क्या हो रहा था, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था। इसका मतलब डीएनए जो है अपनी कॉपी बनाता है। तो यहाँ भी वही बात है। इसके बाद जो है इंटरफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस होगा, और कैरियोकाइनेसिस में जैसे हमने बात की है कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 प्रवस्थाएं होंगी। अब हम बात करेंगे पहली यानी प्रोफेज फर्स्ट की, जो बहुत सारी उप अवस्थाएँ हैं, वो किस तरीके से उनमें क्रोमोसोम में किस तरीके से परिवर्तन आता है उसको देखते हैं। तो पहले यदि हम देखें कि प्रोफेज 1 जो है वो बहुत ही बड़ी और जटिल प्रक्रिया है, बहुत 5 उप अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो इसमें जो है पहली है लैप्टोटीन। तो लैप्टोटीन जो है, जिसका हिंदी में बोलते हैं तनुपट, क्योंकि आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स है तो उसमें हिंदी में लिखा रहता है तनुपट। तो तनुपट का मतलब है, या लैप्टोटीन का जो मतलब है, जिसमें लैप्टो का मतलब है थिन यानी पतला, और नीमा का मतलब है इसमें थ्रेड होता है। तो इसमें पतले धागे नुमा जो हैं वो क्रोमोसोम होते हैं। तो पहली बात तो इसमें हम देखें कि केंद्रक, और केंद्रक में जो केंद्रिका है और केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली है यानी केंद्र की झिल्ली है, वो इस अवस्था में उपस्थित रहती है। इसके प्रारंभिक चरण में जो है केंद्रक का आयतन बढ़ता है। हमने पहले भी बात की थी कि जब इंटरफेज होता है तो उसमें कोशिका जो है वो विभाजन के लिए तैयारी करती है। इसका मतलब है कि उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो केंद्रक के आयतन में वृद्धि होती है। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो धीरे धीरे खुलने लगता है। पहले जो क्रोमोसोम जो रहते हैं इंटरफेज में क्या होते हैं कि उलझे हुए रहते हैं।
अब ये उलझे हुए जो पतले धागे हैं वो क्या होते हैं, खुलने लगते हैं। तो अब इस अवस्था में जो क्रोमोसोम है वो स्पष्ट लंबे सूत्रनुमा धागे के रूप में दिखाई देते हैं। इसको जो है हम लोग क्रोमोनिमेटा कहते हैं। अब इन जो निमेटा है यानी ये जो थ्रेड है, इसमें बीच बीच में जो है बीड्स के लाइक यानी दानों के समान जो है रचनाएं होती हैं जो क्रोमोमियर्स कहलाती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रोमोमियर्स जो हैं वो जीन्स होती हैं। जीन आप जानते हो कि जेनेटिक यूनिट है जिसके कारण जो है लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो कहने का मतलब है इंटरफेस में गुणसूत्र जो है चूँकि उलझे हुए रहते हैं, पतले धागों के रूप में रहते हैं, तो तब वो स्पष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही डिवीज़न की अवस्था आती है तो धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगते हैं। अब जैसे अभी हमने बात की कि लैप्टोटीन में क्या हो रहा है, वो जो उलझा हुआ धागा था वो क्या हो रहा है, सुलझ रहा है यानी खुल रहा है, और फिर ये गुणसूत्र जो है वो लंबे और स्पष्ट अपने को ये दिखाई देते हैं इस फेज में। इसके बाद जो है सेकेंड फेज है जाइगोटीन की। अब दूसरी उप अवस्था जाइगोटीन की बात करते हैं। जाइगो का मतलब होता है पेयर्ड, नीमा का मतलब है थ्रेड। तो जाइगोटीन में होता क्या है कि इस अवस्था में गुणसूत्र आकार में और छोटे और मोटे हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है जो इसमें होती है वो है समजात गुणसूत्र जो हैं वो पेयरिंग करते हैं, यानी कि समजात गुणसूत्र पास पास आकर जोड़ा बना लेते हैं। इस जोड़ा बनाने वाली प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। ये सिनेप्सिस की जो क्रिया है वो जाइगोटीन अवस्था में होती है। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये पेयरिंग की क्रिया है या सिनेप्सिस की क्रिया है वो कौन सी उप अवस्था में होती है, मियोसिस में होती है कि माइटोसिस में होती है। तो इस तरीके से ये वाली बात जो है आप ये ध्यान रखेंगे। तो जब ये जोड़ा बनाते हैं यानी समजात का आप मतलब समझ रहे हैं कि ये एक समान जो है इनकी जो संरचना, इनका गुण जो है वो एक समान होगा। तो इसमें से जो एक सदस्य है वो मैटरनल क्रोमोसोम होगा और दूसरा जो है वो पैटर्नल क्रोमोसोम होगा। तो इस तरीके से ये जोड़ा बनाते हैं और ये जो जोड़ा बना रहे हैं इनके बीच जो है वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, एक जो जटिल संरचना है वो तैयार हो जाती है। ये जो संरचना है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसके कारण जो है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो होल्ड रहते हैं यानी आसपास जो है वो जोड़ा बनाए रखते हैं। ये क्यों? क्योंकि आगे जो एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होने वाली है क्रॉसिंग ओवर की, जिसके कारण ये आसपास जो है वो आते हैं। अब जब सिनेप्सिस की क्रिया यानी ये जो प्रक्रिया है गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जब वो चालू होती है, सेंट्रोमियर से चालू होकर जब क्रोमेटिड्स के छोर तक जाती है तब इसको जो है प्रोसेंट्रिक सिनेप्सिस कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये सिनेप्सिस की प्रक्रिया जो है छोर से लेकर वो सेंट्रोमियर तक आती है, तो इसको जो है प्रो टर्मिनल सिनेप्सिस कहते हैं। इस अवस्था के अंतिम यानी लास्ट तक आने तक में क्रोमोसोम जो है और मोटे और घने हो जाते हैं, यानी ये कॉइलिंग और ज़्यादा कॉइलिंग इनके अंदर हो जाती है, तो ये धीरे धीरे सिमटते जाते हैं। अब इसके बाद एक और उप अवस्था की बात करते हैं, पैकेटिन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावस्था है जिसमें पर्टिकुलर इस उप अवस्था से भी संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो लैंगिक जनन जिनमें होता है ऐसे जीव, उनमें ये क्रॉसिंग ओवर ही संभव है। तो इसके कारण जो इम्पोर्टेंस है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है उसको हम आगे देखेंगे। पहले हम इस प्रक्रिया को देखें कि ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो पैकेटिन में ये होती है। इस अवस्था तक भी हम बात करें कि केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली जो है वो मौजूद रहते हैं यानी उपस्थित रहते हैं, वो दिखाई देते हैं। इसमें गुणसूत्र अपेक्षाकृत और छोटे और मोटे हो जाते हैं। आप जो समजात गुणसूत्र जो थे वो बाइवेलेंट कहलाते थे क्योंकि वो दो थ्रेड्स के रूप में दिखाई देते थे। लेकिन अब क्या होता है, इस पैकेटिन अवस्था में जो है गुणसूत्र जो है वो लॉन्गिट्यूडनली जो है वो पूरी लंबाई में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो जो बाइवेलेंट थे यानी एक क्रोमोसोम क्या हुआ कि वो डिवाइड हो गया,
तो जो बाइवेलेंट थे अब क्या हो रहा है, ये टेट्राड में परिवर्तित हो गए। यानी अब जो पेयर वाले जो होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाई दे रहे थे वो टेट्राड यानी 4 उसमें क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं। यानी एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं तो दूसरे में भी 2 हो गए, तो इस तरीके से 4 ये क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं। अब समजात गुणसूत्र जो हैं इसके जैसे आप इसमें देख रहे हो कि बाहर वाले जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग हैं, बाकी जो अंदर वाले जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या होते हैं, कुछ स्थानों पर आप देख रहे हो ये आपस में जुड़ गए हैं। तो जिस इन स्थानों पर ये जुड़ते हैं इसको क्रॉस ओवर लोकस कहते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ स्थानों पर जब ये जुड़ जाते हैं यही जो है वो जीन एक्सचेंज होता है। हम आगे और बात करेंगे जब डिप्लोटिन में क्या होगा, ये अलग होते हैं। अलग होते हैं का मतलब है कि कुछ हिस्सा यानी ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनमें क्या हो रहा है, जिन स्थानों पर जुड़ गए हैं तो इस वाले क्रोमेटिड्स का हिस्सा इस वाले क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स में और इस वाले का हिस्सा इस वाले में आ जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम के जो हिस्से हैं उनका आदान प्रदान हो रहा है। माने एक का क्रोमोसोम का हिस्सा दूसरे में, दूसरे का पहले में आ रहा है और फिर ये अलग होते हैं। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये इस पैकेटिन में स्टार्ट होती है और डिप्लोटिन में जाकर जो है वो ख़त्म होती है। तो इस तरीके का ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो लेकिन हमें इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, पैकेटिन में ही होती है। भले ही इसका एंडिंग जो है वो डिप्लोटिन में होगा, लेकिन जब ये आता है तो हमें इसका आंसर क्या देना है, पैकेटिन में ही क्रॉसिंग ओवर होती है। अब प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन उपावस्था की बात करते हैं। डिप्लो का मतलब होता है डबल, टीन यानी नीमा का मतलब होता है थ्रेड। तो इस अवस्था के आने तक केंद्रिका जो है पूरी तरीके से गायब हो जाती है यानी डिसअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी तक भी उपस्थित रहती है यानी इस अवस्था के आने तक ये डिसअपीयर होने लगती है लगभग। अब पैकेटिन में हमने क्या बात की थी कि नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक या ज़्यादा स्थानों पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब यहाँ से जो है समजात गुणसूत्र जो हैं कहना चाहिए वो अलग होना चालू हो जाते हैं यानी पृथक्करण इनका चालू हो जाता है। तो जैसे ही ये इनके अलगाव यानी पृथक्करण होता है यानी गुणसूत्र अलग होना चालू हो जाते हैं, तो जहाँ से ये चालू होते हैं अलग होना वहाँ पर एक्स आकार की एक रचना बन जाती है जिसको किएस्मेटा कहते हैं। यानी वो बिंदु जहाँ पर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है आपस में क्रॉस किए थे वो क्रॉस वाली संरचना बन गई और इस बिंदु को जो है वो किएस्मेटा कहते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी की बात की है जैसे कि क्रॉसिंग ओवर की बात की, सिनेप्सिस की बात की, अब ये किएस्मेटा की बात कर रहे हैं। तो इससे भी संबंधित जो है बहुत छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चंस जैसे हमारा जो फॉर्मेट है ब्लूप्रिंट है 1 नंबर के क्वेश्चंस उसमें आते हैं 1 to 5 जो क्वेश्चंस रहते हैं तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन इसी तरह के रहते हैं। तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पॉइंट्स जो हैं आप लोग लिख के रख लीजिएगा। तो ये किएस्मेटा कहलाता है। किएस्मेटा जो है डेफिनेटली जहाँ पर जीन एक्सचेंज हो रहा है वहीं पर ही बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं किएस्मेटा वह बिंदु है जहाँ पर गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड्स थे आपस में एक दूसरे से जुड़े थे या वहाँ पर कहना चाहिए जीन एक्सचेंज हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था। अब इस अवस्था के आने तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर होने लगती है। अब हम नेक्स्ट स्टेज यानी कि डायकाइनेसिस की बात करते हैं। तो डायकाइनेसिस में होता क्या है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की ओर जाने लगते हैं। हम ये जानते हैं कि सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। तो एनिमल सेल में क्या होगा, ये सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल्स की ओर जाने लग जाएंगे और फिर इस अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गई है। समजात गुणसूत्र ज़्यादा जो है पृथक्करण की दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किएस्मेटा की संख्या कम होने लगती है।
तो गुणसूत्र जो है गोल या 8 आकार में दिखाई देते हैं। गुणसूत्र लगातार संघनित होते जाते हैं। गुणसूत्र के चारों ओर मैट्रिक्स जमा होता जाता है और ये गुणसूत्र जो है केंद्रक के परिधि की ओर आने लगते हैं और किएज़मेटा भी जो है गुणसूत्र के किनारों की ओर पहुंचने लगते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो। और स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण जो है वो इस अवस्था में शुरू हो जाता है, यानी ये स्पिंडल फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमने बात की प्रोफेज 1 की, जिसकी 5 उप अवस्थाएँ थी। अब हम बात करेंगे प्रोफेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, मेटाफेज की। तो मेटाफेज 1 में क्या होगा, इसमें भी जो है क्रोमोसोम जो है, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयरिंग किए हुए थे अभी तक भी, ये अब इक्वेटर यानी कोशिका का जो मध्य भाग है वहाँ पर आने स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर ये व्यवस्थित हो जाते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स का जो निर्माण है वो पूरी तरीके से इस अवस्था तक में हो चुका रहता है। और क्रोमोसोम कहाँ आ गए, बीच में आ गए, यानी कि इक्वेटर पर आ गए। मेटाफेज फर्स्ट के बाद एनाफेज फर्स्ट देखते हैं। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण जो है वो पूर्ण हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स में एक खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव उत्पन्न होने के कारण, जैसे हम जानते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। तो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं तो खिंचाव कहाँ पड़ रहा है, स्पिंडल फाइबर्स में पड़ रहा है। तो जैसे ही वो खिंचाव पड़ता है तो जो समजात क्रोमोसोम थे वो क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं। अब अलग होने लगते हैं तो क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर के साथ जो अटैच होते हैं ऊपर पोल्स की ओर जाना शुरू करते हैं। ऊपर वाला ऊपर की तरफ जाएगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो ऊपर वाला जो समजात गुणसूत्र था जिससे ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर्स अटैच था वो ऊपर की ओर जाएगा और कुछ क्रोमोसोम जो हैं वो नीचे की ओर जाएंगे। तो इस तरह से हर एक समजात गुणसूत्र जो पेयरिंग किए हुए थे वो क्या हो जाते हैं, अलग होते हैं। अलग होने के बाद जैसे हमने बात की थी कि मेटाफेज में वो बीच में आ जाते हैं। अब बीच में आने के बाद यानी इक्वेटर में आने के बाद उनमें स्पिंडल फाइबर्स में खिंचाव पड़ रहा है तो अभी अलग हो गए। अब अलग होने के कारण ये इनकी जो गति होती है वो अब जैसे देख रहे हो एल शेप में हो जाते हैं या आई शेप में रहते हैं या जे शेप में या वी शेप में ये दिखाई देते हैं। एनाफेज के मतलब अंतिम अवस्था तक आने तक जो है ये जो गुणसूत्र हैं वो अपने अपने पोल्स की ओर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि ये जो है समजात जो गुणसूत्र जो थे वो चूँकि इनमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, गुणसूत्रों का इसमें विभाजन नहीं होता है, सीधे सीधे ये जो पेयरिंग किए हुए थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। अलग होने के बाद आधे ऊपर चले जाते हैं और आधे नीचे हो जाते हैं, मतलब नीचे पोल्स की ओर चले जाते हैं। तो इस तरीके से इस गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इसलिए हमने जब पहले बात की थी कि इसको हेटेरोटाइपिक डिवीज़न कहते हैं, यानी कि जब ये पोल्स में चले गए तो गुणसूत्रों की संख्या जो भी डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम नंबर रहते हैं उसकी आधी ऊपर वाले पोल्स में और आधी जो है वो नीचे वाले पोल्स में पहुंचती है। अब टेलोफेज फर्स्ट की बात करें तो गुणसूत्रों का जो समूह है दोनों पोल्स पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, यानी एकत्रित हो जाता है। अब वापस इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बनने लगती है और न्यूक्लियोलस भी जो है वो स्पष्ट हो जाती है। ये जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, अपने पेरेंट सेल के आधी है। स्पिंडल फाइबर्स भी इसमें दिखाई देते हैं, ये गौर करने वाली बात है। चूँकि जब हम समसूत्री विभाजन की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि टेलोफेज में स्पिंडल फाइबर्स नहीं रहते हैं और वापस ये जो क्रोमोसोम है वो पतले धागे नुमा संरचना में बदल जाते हैं। तो ये हमने बात की अभी मियोसिस 1 की बात की, मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न की बात की। इसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। तो यदि साइटोकाइनेसिस यदि इसमें होता है तो इनके बीच में यानी दो जो न्यूक्लियाई आप देख रहे हैं जो दो केंद्रक बन गए, इनके बीच में एक दीवार का निर्माण होता है, एक भित्ति का निर्माण होता है, बन जाती है, जिसके कारण ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो इसके बाद जो है इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस की अवस्था आती है। तो ये बहुत ही छोटी या अल्प समय के लिए ही रहती है।
तो जैसे ये बात की कि यदि ये साइटोकाइनेसिस हो रहा है तब तो क्या होता है कि कोशिकाएं जो है वो 2 भागों में बढ़ जाती हैं, लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो ये सीधे जो है सेकंड मेयोटिक डिवीज़न की ओर जो है वो गुणसूत्र जो है उस ओर एंट्री करते हैं। यानी इसके बाद सीधे सेकंड मेयोटिक डिवीज़न होगा। सेकंड मेयोटिक डिवीज़न में भी जो शुरुआत है वो इंटरफेस से नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि इंटरफेस जो है इसमें नहीं होती है। एस फेज़ जिसमें जो डीएनए का रिप्लिकेशन की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, इंटरफेज अब इसमें नहीं होता। ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी सेकंड न्यूक्लियस का फिर से डिवीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और फिर इस कैरियोकाइनेसिस में भी फिर से जो 4 फेजेस थी, यानी कि प्रोफेज सेकंड है, मेटाफेज सेकंड है, एनाफेज सेकंड है और टीलोफेज सेकंड है, वो होगा। तो मियोसिस सेकंड जो है ये होमोटाइपिक प्रकार का डिवीज़न होता है और इसमें जो है जो कोशिकाएं हमने पहले देखी थी कि इसमें हैप्लॉइड सेल्स थी। हैप्लॉइड हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो पेरेंट सेल थी उसमें 2n रहता है, यानी डिप्लॉयड नंबर रहता है, यानी जितने भी क्रोमोसोम की नंबर वो रहती है वो मियोसिस फर्स्ट के बाद जो कोशिकाएं बनी हैं उसमें वो हैप्लॉइड हो जाती है, यानी n नंबर हो जाता है। इसका मतलब है कि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो मियोसिस फर्स्ट में आधी हो गई। ये सारी टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हम हैप्लॉइड डिप्लॉयड की भी बात कर रहे हैं तो इससे भी संबंधित आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक के छोटे छोटे आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अब प्रोफेज सेकंड की बात करते हैं तो इसमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली जो है वो स्पष्ट हो जाती हैं। इसमें जो है प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं और अंतिम चरण तक, यानी इसमें जो ये अवस्था के लास्ट तक में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है फिर से डिसअपियर होने लगते हैं, क्योंकि फिर क्या होगा, मेटाफेज सेकंड आएगा। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है कि ये छोटे और मोटे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, यानी कंडेंस हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनमें कॉइलिंग होते जा रही है, यानी कुंडलीकरण होता जाता है। और मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, उसकी मुख्य विशेषता यही है कि गुणसूत्र जो है वो इक्वेटर पर, यानी कोशिका का जो मध्य वाला स्थल है वहाँ पर आ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इसमें पूर्ण हो जाते हैं, यानी कंप्लीट हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं और उसके जो क्रोमेटिड्स रहते हैं वो पोल्स की ओर रहते हैं। तो इस तरीके से ये मेटाफेज सेकंड है। अब फिर एनाफेज सेकंड में क्या होगा, ये पूरा आप देख रहे हो कि जो माइटोसिस डिवीज़न था उसी की तरह ही हो रहा है। तो एनाफेज सेकंड में जो है स्पिंडल फाइबर्स जो है वो छोटे होने लगते हैं, जिसके कारण उनमें खिंचाव पड़ता है। खिंचाव पड़ने के कारण, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच हैं, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हैं। तो जैसे ही खिंचाव पड़ता है तो वो जो क्रोमोसोम है उसका जो सेंट्रोमियर है वो 2 भागों में बढ़ जाता है और 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। तो फिर से वैसे ही समसूत्री विभाजन की तरह ये जो है वो अलग होने लगता है और हर एक क्रोमेटिड्स जो है वो क्रोमोसोम बन जाता है और क्रोमोसोम बन के वो पोल्स की ओर जाने लग जाते हैं। और यहाँ भी वैसे ही वो एल शेप में, वी शेप में, आई शेप में वो दिखाई देते हैं और इस अवस्था के आने अंत तक में ये पूरी तरीके से पोल्स में पहुँच जाते हैं, अपने अपने ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद जो है टीलोफेज सेकंड है। टीलोफेज सेकंड में प्रत्येक पोल्स पर क्या हो गया, गुणसूत्रों का समूह जमा हो गया और फिर इनकी जो कॉइलिंग है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब फिर से ये खुलने लग जाते हैं। खुलने लग जाते हैं मतलब कि क्रोमेटिन जो है ये नेटवर्क बना लेते हैं, पतले लंबे सूत्र के रूप में हो जाते हैं। अब टीलोफेज अवस्था है तो इसमें फिर से क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हो जाएगी, केंद्रिका भी इसमें दिखने लग जाती है और फिर प्रत्येक कोशिका से 2 केंद्रक बनते हैं। तो अब ये हमने बात की कि ये प्रोफेज ये मियोसिस सेकेंड जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी 2 बार केंद्रक का विभाजन हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। जैसे हमने पहले बात की थी, हो सकता है कि मियोसिस फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस ना भी हो
तो डायरेक्ट ये मियोसिस सेकेंड में एंटर हो जाते हैं। तो यदि साइटोकाइनेसिस यदि मियोसिस 1 के बाद नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट जो है वो मियोसिस सेकेंड के बाद तो होना ही है। और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न के आधार पर यानी किस तरीके से हो रहा है, ये 2 प्रकार का होता है। एक सक्सेसिव टाइप का रहता है और एक साइमल्टेनियस टाइप का रहता है। जो सक्सेसिव टाइप जो है उसमें ही साइटोप्लाज्म जो है वो 2 बार डिवाइड होता है, एक बार मियोसिस फर्स्ट के बाद और दूसरा जो है मियोसिस सेकेंड के बाद। लेकिन साइमल्टेनियस में क्या होता है कि जब मियोसिस 1 हो गया तो उसमें एक ही कोशिका के अंदर जो है वो 2 केंद्रक दिखाई देते हैं, उनके बीच में एक प्लेन यानी एक तल बन जाता है। और फिर मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है और मियोसिस सेकेंड के बाद साइटोप्लाज्म जो है वो डिवीज़न होगा। जैसे हमने बात की थी कि इसमें बीच में खांच बनती है, तो ये डिवीज़न होगा और इस तरीके से फिर 4 कोशिकाएं बनेंगी, यानी एक कोशिका से फिर 2 कोशिका बनेगी। आखिरी में कहा जाए कि मियोसिस सेकेंड के बाद जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें जो है क्रोमोसोम की जो संख्या है वो क्या होती है, आधी होती है। तो बच्चों अभी हमने पूरा मियोसिस डिवीज़न को देखा। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो पहला तो हम देखते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और दूसरी बात ये जनन में सहायक होता है और फिर इस विभाजन से गैमेट्स का भी निर्माण होता है। और गैमेट्स का निर्माण जो है जिसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो डिप्लॉयड सेल से आधी होती है, यानी हैप्लॉयड नंबर होता है। यानी एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं जो हैप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम होते हैं। और फिर संतति कोशिकाएं जो बनती हैं यानी जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग होती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। अब हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, यानी इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बात तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, गैमेट्स इसी के ज़रिए ही बन रहे हैं, यानी रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं उनमें ये मियोसिस सेल डिवीज़न होता है जिसके ज़रिए गैमेट्स बनते हैं। दूसरी बात है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो जैसे हमने शुरुआत में ही बात की थी कि इसमें चूँकि डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं, हैप्लॉयड सेल्स में फिर से एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि फ्यूशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूशन होता है। तो जो जाइगोट बनता है उसमें वापस जो है 2n नंबर हो जाता है, वो डिप्लॉयड हो जाता है, यानी पेरेंट सेल के इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से ये हर एक स्पीशीज़ में क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, यानी कि वो कभी भी नंबर जो है इधर उधर यदि हो गया तो दैट मीन्स वो डिसऑर्डर के फॉर्म में होता है। ऐसा कुछ डिसऑर्डर्स जो है आप लोग 12th क्लास में देखेंगे कि जो क्रोमोसोम नंबर जो हमारी सेल्स में 46 होते हैं, यदि ये नंबर अलग हो गए यानी 47 हो गए या 45 हो गए या 48 हो गए तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो मेंटेनेंस है यानी कि जो संतुलन है वो केवल इसी मियोटिक सेल डिवीज़न के ज़रिए ही हो सकता है। और महत्वपूर्ण बात जो है इसमें असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो स्वतंत्र रूप से वो किस गैमेट में कौन सा समजात गुणसूत्र जो है वो पहुंच रहा है ये अलग अलग होता है। जिस तरीके का पहुंचता है उस तरीके की क्वालिटीज़ या उस तरीके के जो लक्षण हैं वो उस संतान में, क्योंकि वो आगे चल के जो है वो फ्यूशन होगा तो उस संतान में पहुंचते हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली जो है असॉर्टमेंट होता है। फिर जीन एक्सचेंज जो है ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है क्रॉसिंग ओवर की जो है वो इसी के ज़रिए ही हो सकती है। ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ज़रिए वेरिएशन आता है। आपने खुद भी इसको गौर किया होगा, इसको महसूस किया होगा कि एक ही माता पिता की यदि संतानें हैं 3 या 4 जो भी हैं, आप खुद भाई बहन 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो हर एक के जो क्वालिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती है।
इवन जो भी शक्ल है, जो रंग रूप है, सब में बहुत अंतर रहता है। लेकिन बेसिकली जो है अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वो अब हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ अपने माता पिता से मिलता है। लेकिन जब हम डीएनए फिंगरप्रिंट की बात करेंगे तब हर एक का डीएनए जो है वो अलग होता है। तो वेरिएशंस जो है वो इस क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए आते हैं। उपयोगी वेरिएशंस जो हैं वो जीवों में अनुकूलन पैदा करते हैं और विकास का पथ भी इसी के ज़रिए ये प्रदान करता है, यानी कि म्यूटिक सेल डिवीज़न जो है विकास के पथ को प्रदान करता है। और गुणसूत्रों के आनुवांशिक जो मानचित्र है वो इसी की सहायता से ही बनाए जा सकते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, जो उसमें और डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसके ज़रिए एक जीनोमिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है। तो ये इस तरीके से इसमें मदद करते हैं, ये इसका इम्पोर्टेंस है। और इनहेरिटेंस ऑफ म्यूटेशन भी होता है, क्योंकि म्यूटेशन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रहा है, यानी जो गैमेट्स में फिर आगे हो रहा है, गैमेट्स के बाद फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में यानी ऑफ स्प्रिंग में जो पहुंच रहा है, वो म्यूटेशन जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वो पहुंचता है। केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में होने वाला म्यूटेशन ही वो अगली जनरेशन में जाता है। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंस है। अब हम ये विचार ज़रूर करें कि कोशिकाएं विभाजित क्यों होती हैं, ऐसा क्या कारण है कि कोशिकाएं विभाजित ही होती हैं। तो जैसे हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें कि कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। और आप सभी जानते हैं कि कॉर्क की कोशिकाओं में उन्होंने इसको देखा था। उसके बाद का लंबा इतिहास आपने कोशिका वाले हिस्से में भी आपने पढ़ा है। लेकिन कोशिका का विभाजन क्यों होता है, ये प्रश्न अभी तक भी अनुत्तरित है, यानी इसका प्रॉपर आंसर जो है अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी हार्टविग कार्न ने इसका आंसर दिया, इसको बताया कि किस तरीके से विभाजित होती है। उन्होंने कर्ण प्लाज्मा थ्योरी दी थी। उनकी थ्योरी के अनुसार जो है कोशिका द्रव्य और केंद्रक का जब जो उसका संतुलन है वो बिगड़ जाता है, कोशिका द्रव्य अनुपात जब बिगड़ जाता है तब ये कोशिकाएं जो हैं विभाजित होती हैं। तो उन्होंने एक सूत्र दिया था, वो सूत्र क्या है ये देखते हैं। जैसे NP = VC/VC - VN = K। तो इसमें जो NP है वो क्या है, कोशिका द्रव्य का अनुपात है, केंद्रक कोशिका द्रव्य का अनुपात है। VC जो है वो साइटोप्लाज्म का आयतन है और VN जो है वो केंद्रक का आयतन है और K जो है वो नियतांक है। इस आधार पर उन्होंने बताया था कि केंद्रक कोशिका द्रव्य का अनुपात यदि बिगड़ जाता है तो ये कोशिकाएं जो हैं विभाजित होती हैं। तो कारण तो चाहे जो भी हो, कोशिका विभाजित होती है और ये कोशिका विभाजन जो है आनुवांशिक नियंत्रण में होता है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड में होता है। बट यदि ये कंट्रोल ख़त्म हो जाए, ये कंट्रोल दैट मीन्स हम यहाँ पर कैंसर की बात कर रहे हैं जिसको नियोप्लास्टिक ग्रोथ या कैंसरस ग्रोथ कहते हैं, जो कैंसर है। इसका मतलब है कि कोशिका का विभाजन, अभी हम कोशिका विभाजन की ही बात कर रहे हैं, तो कैंसर में क्या हो रहा है कि वो विभाजन क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गया, अनियंत्रित तरीके से, जिसमें आनुवांशिक नियंत्रण नहीं है। तो लगातार क्या हो रही है, कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं और एक ट्यूमर बना लेती हैं, वो एक गांठ बना लेती हैं। और हम जानते हैं कि कैंसर क्या है, ऊतकों के जो असंगठित जो लगातार विभाजन हो रहा है वो है। अब ये रीज़न चाहे जिस भी तरीके का हो, जैसे कुछ ऐसे रीजन्स हैं, जैसे कुछ केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, कुछ केमिकल निकोटिन है, कैफीन है, हार्मोनल कुछ चेंजेस हैं, कुछ वायरस हैं और कुछ इस तरीके के रेडिएशंस हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ये कोशिका के विभाजन को यानी अनियंत्रित विभाजन को प्रेरित करते हैं, जिसके कारण ये कैंसर हो सकता है, जिसके बारे में भी आप जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ओवरऑल आज हमने
और इसके पीछे भी हमने 2 पार्ट में इस सेल डिवीज़न की बात की, कोशिका चक्र की बात की, कोशिका चक्र में किस तरीके से कोशिका जो है विभाजन के लिए तैयार होती है, फिर हमने समसूत्री विभाजन की बात की और आज के हिस्से में हमने अर्धसूत्री विभाजन की बात की। तो इस तरीके से ये जो आपका 11th का एक चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, खासकर मियोसिस सेल डिवीज़न से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं और इसके हर एक फेस को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके डायग्राम्स आप बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई बार होता है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि समसूत्री विभाजन को चित्र सहित समझाएं। तो जो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं 5 मार्क्स के रहते हैं या 4 मार्क्स के रहते हैं, वो इस तरीके के इस चैप्टर से आते हैं। मियोसिस सेल डिवीज़न इम्पॉर्टेंट है, उसके जो बहुत सारे अंदर में हमने टर्मिनोलॉजी को देखा वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इसको बार बार देखेंगे तो अच्छे से इसको समझ जाएंगे।